दोस्तों कल्पना कीजिए वो दवा जो पहले बनाने में 15 साल लगते थे अब सिर्फ 5-6 साल में तैयार हो रही है। ये न्यूरल नेटवर्क मेडिसिन मॉलिक्यूल्स में बदल गया। हमारी कल्पना सच हो रही है। ये कोई जादू नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति है। आइए देखते हैं एआई स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत में कैसे क्रांति ला रहा है। पहले नई दवा खोजने में औसतन 10 से 15 साल और करीब $2.6 बिलियन खर्च होते थे। बहुत सारी दवाएं ट्रायल में फेल भी हो जाती थी। लेकिन अब एआई ने इस पूरी प्रक्रिया को 30 से 50% तेज कर दिया है, यानी समय और पैसे दोनों बच रहे हैं। तो एआई स्वास्थ्य में ठीक क्या क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। एआई लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स को सेकंडों में स्क्रीन कर लेता है। पहले जो काम महीनों में होता था अब कुछ दिनों या हफ्तों में हो जाता है। इन सिलिको मेडिसिन जैसी कंपनियों ने एआई की मदद से दवा को सिर्फ 18 महीने में फेज 2 ट्रायल तक पहुंचा दिया। एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरे में एआई ट्यूमर, टीबी, हार्ट प्रॉब्लम या ब्रेन स्ट्रोक को बहुत पहले और ज्यादा सटीकता से पहचान लेता है। कई मामलों में एआई कैंसर को 2-3 साल पहले डिटेक्ट कर सकता है। एआई आपके जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल और मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर व्यक्तिगत इलाज सुझाता है, यानी एक ही बीमारी के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग दवा। एआई अस्पताल में बेड, डॉक्टर और दवाओं का बेहतर आवंटन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। रेडिएशन का खतरा पहले से बता देता है। अब बात करते हैं भारत की। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 83 करोड़ से ज्यादा आईडी बन चुकी हैं। मई 2026 में नेशनल एआई डॉक्टर्स मिशन लॉन्च हुआ, जिसमें 50,000 डॉक्टर्स को एआई ट्रेनिंग दी जा रही है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और कई बड़ी फार्मा कंपनियां एआई का इस्तेमाल करके टीबी, डायबिटीज और कैंसर की दवाएं तेजी से विकसित कर रही हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के बड़े हॉस्पिटल्स में एआई रेडियोलॉजी टूल्स पहले से काम कर रहे हैं, जिसमें रिपोर्टिंग का समय आधा हो गया है। ग्रामीण इलाकों में भी एआई टेलीमेडिसिन के जरिए अच्छे डॉक्टर्स की सलाह आसानी से मिल रही है। एआई डॉक्टर्स की जगह नहीं ले रहा, बल्कि उन्हें सुपर पावर दे रहा है। जो डॉक्टर एआई सीखेंगे वे भविष्य में आगे रहेंगे। इस क्रांति से 3 बड़े फायदे हो रहे हैं। पहला, इलाज सस्ता और तेज। दूसरा, ज्यादा सटीक डायग्नोसिस। और तीसरा, गरीब और दूर दराज के इलाकों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। तो दोस्तों, एआई वाकई स्वास्थ्य की नई क्रांति ला रहा है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 23 जून को इंटरनेशनल विडोज डे मनाया जाता है? और क्यों मनाया जाता है? ये दिन बनाने वाले एक पंजाबी युवक की कहानी है, जिसकी मां 37 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। आज हम बात करने वाले हैं लॉर्ड राज लुम्बा की। पंजाब के एक साधारण परिवार से निकले इस योद्धा ने अपनी मां की पीड़ा को पूरी दुनिया की विधवाओं की लड़ाई में बदल दिया। 23 जून 1954 लॉर्ड राज लुम्बा की मां श्रीमती पुष्पावती लुम्बा महज 33 साल की थी जब उनके पति का निधन हो गया। उस समय पंजाब में विधवा की जिंदगी नर्क से कम नहीं होती थी। सामाजिक बहिष्कार, संपत्ति से हाथ धोना, बच्चों की परवरिश का बोझ और आर्थिक तंगी। राज लुम्बा ने अपनी मां को हर दिन संघर्ष करते हुए देखा। उनके दिल में एक आग लग गई कि मैं इस अन्याय को बदल कर रहूंगा। 1997 में उन्होंने अपनी मां की याद में द लुम्बा फाउंडेशन की शुरुआत की। लक्ष्य था गरीब विधवाओं और उनके बच्चों को शिक्षा, आर्थिक मदद और सम्मान दिलाना, रिस्पेक्ट दिलाना। फाउंडेशन ने भारत के साथ साथ अफ्रीका और एशिया के कई देशों में काम शुरू किया। विडोज को स्किल ट्रेनिंग दी गई, उनके बच्चों को पढ़ाया गया। 2005 में लॉर्ड लुम्बा ने फैसला किया कि अब दुनिया को इस मुद्दे पर ध्यान देना ही पड़ेगा। उन्होंने इंटरनेशनल विडोज डे की घोषणा कर दी और जानबूझकर तारीख रखी 23 जून, अपनी मां के विधवा होने की तारीख। 5 साल तक उन्होंने विश्व स्तर पर अभियान चलाया।
40 से ज़्यादा देशों में इवेंट्स, रिसर्च और लॉबिंग की। चेरी ब्लेयर जैसी दिग्गज महिलाएं भी उनके साथ जुड़ी और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 21 दिसंबर 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 23 जून को इंटरनेशनल विडोज डे घोषित कर दिया। ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत थी। गैबोन के राष्ट्रपति ने प्रस्ताव पेश किया, लेकिन लॉर्ड रुम्बा की मेहनत और भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरदीप सिंह पुरी की भूमिका अहम रही। आज दुनिया भर में करीब 30 करोड़ विधवाएं हैं। लुम्बा फाउंडेशन ने हजारों विधवाओं की जिंदगियों में शिक्षा दी, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। हर साल 23 जून को यूएन, भारत और यूके में बड़े कार्यक्रम होते हैं। आज हमारे बीच डॉक्टर लुम्बा जी और उनकी श्रीमती जी हैं। वे देश के भिन्न भिन्न भागों में और विदेशों में भी विधवाओं के कल्याण के लिए काम करते हैं। कुछ समय पहले मुझे मिले थे, तब चर्चा हुई थी काशी में भी विधवाओं के लिए कुछ किया जाए, और तब से लेकर के उन्होंने काम शुरू किया है। उस काम को बल मिल रहा है। सम्मान के साथ हमारी ये माताएं बहनें जीवन गुजारा करें, उस दिशा में उनका जो प्रयास है उसका मैं अभिनंदन करता हूं। दोनों पति पत्नी जी जान से इस काम में लगे रहते हैं, और उनको आप किसी भी जगह पे मिलोगे, शादी में मिलो, पार्लियामेंट में मिलो। मैं अभी ब्रिटेन गया, पार्लियामेंट में सब लोगों से मिल रहा था, लेकिन हमारे लुम्बा जी आ गए और तुरंत विधवाओं की बात शुरू कर दी। तो मैंने लुम्बा जी को कहा लुम्बा जी मुझे कुछ और तो काम करने दो। लेकिन उनके मन में ऐसा, अपनी मां के पुण्य स्मरण में उन्होंने इस काम को हाथ में लिया है, बहुत मन योग से कर रहे हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, और विशेष रूप से मेरे काशी क्षेत्र की सेवा में वो हाथ बटा रहे हैं, इसलिए मैं काशी के प्रतिनिधि के रूप में भी आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। लुम्बा का संदेश है, कोई भी महिला अपने पति से ज्यादा जीने के लिए सजा नहीं पा सकती। एक पंजाबी मां की पीड़ा ने पूरी दुनिया की विडोज के लिए उम्मीद की किरण बना दी। नमस्कार दोस्तों, क्या उम्र कभी सपनों की राह रोक सकती है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मां की जिन्होंने 13 साल का लंबा ब्रेक लेने के बाद भी हार नहीं मानी और अपने 22 साल के बेटे के साथ एक ही मंच पर डिग्री हासिल की। ये है आईआईटी बेंगलोर की अनोखी और प्रेरणादायी कहानी। रंजनी एमबी 48 साल की मां है। उन्होंने बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन पूरा किया, लेकिन बच्चों की देखभाल और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण उन्होंने अपने कैरियर से पूरे 13 साल का ब्रेक ले लिया। घर संभालते हुए भी उनके अंदर पढ़ाई का पूरा जुनून कभी बुझा नहीं। लेकिन ब्रेक के बाद उन्होंने पीईएस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री हासिल की और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ाया भी। फिर उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, आईआईटी बेंगलोर में फुल टाइम पीएचडी के लिए एडमिशन ले लिया। उनका स्पेशलाइजेशन था क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स इन कंप्यूटर साइंस। इसी दौरान उनका बेटा राघव एसएन, जो उस समय 12वीं पास कर चुका था, वो भी आगे की पढ़ाई के लिए प्लान बना रहा था। शुरू में उसका लक्ष्य एनआईटी सूरतकल था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी मां आईआईटी में पीएचडी कर रही है तो उसने फैसला बदल दिया। राघव ने आईआईटी बेंगलोर में इंटीग्रेटेड एमटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एडमिशन ले लिया। मां और बेटा अब एक ही कैंपस में पढ़ रहे थे। दोनों ने कई असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स पर साथ मिलकर काम भी किया। राघव अपनी मां को कोडिंग और टेक्निकल कामों में मदद भी करता था। घर में ही दोनों के बीच पढ़ाई की चर्चाएं होती और एक दूसरे को मोटिवेट करते थे। 7 जुलाई 2024 को आईआईटी के 24वें दीक्षांत समारोह में वो पल आया जिसकी हर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 48 साल की रंजनी को पीएचडी की डिग्री मिली और उनके 22 साल के बेटे राघव को एमटेक की डिग्री। दोनों एक ही स्टेज पर खड़े होकर डिग्री ले रहे थे और पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। रंजनी जी कहती हैं कि सफलता की सबसे बड़ी कुंजी परिवार का साथ है। आज उन्होंने न सिर्फ खुद को साबित किया बल्कि ये भी दिखाया कि उम्र कोई बाधा नहीं होती। मेहनत, लगन और सपनों के प्रति समर्पण से
कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, रंजनी और राघव की ये जोड़ी हमें याद दिलाती है कि पढ़ाई कभी भी शुरू की जा सकती है, चाहे 20 साल हो या 48 साल। अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। इंडीड, लर्निंग हैज नो एज लिमिट, ग्रोथ हैज नो फिनिश लाइन। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा गांव जहां बेटी पैदा होने पर मिठाई नहीं बल्कि पूरा गांव मिलकर 111 पेड़ लगाता है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि राजस्थान के राजसमंद जिले के पिपलांत्री गांव की सच्ची कहानी है। अक्सर गांव में लड़की पैदा होने पर खुशियां नहीं मनाई जाती, लोग दुखी हो जाते हैं। इस गांव ने इसी दुख को हरी भरी उम्मीद में बदल दिया। आज हम बात करेंगे एक पिता की उस पीड़ा की जिसने पूरे गांव की सोच और सूरत बदल दी। साल 2006-7 की बात है। गांव के सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल की 16-17 साल की प्यारी बेटी किरण की अचानक मौत हो गई। कारण था मार्बल खदानों की धूल और पानी की कमी। किरण चली गई लेकिन पिता का दिल टूट गया। शोक की 13 दिन की अवधि के बाद श्याम सुंदर जी ने अपनी बेटी की याद में कदम का यानी पॉपुलर का पेड़ लगाया और फिर उन्होंने फैसला किया अब कोई बेटी पैदा होगी तो उसका स्वागत आंसुओं से नहीं बल्कि पेड़ों से होगा। उन्होंने शुरू की एक अनोखी मुहिम, हर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाने की। नीम, आंवला, आम, शीशम, देशी पेड़, पूरा गांव साथ आया। आज तक इस गांव में 4 लाख से ज्यादा पेड़ लग चुके हैं। जहां पहले सूखा और धूल थी वहां आज हरा भरा जंगल है। भूजल यानी वाटर लेवल भी बढ़ गया है, बाढ़ कम हुई है और हवा साफ हो गई है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ पेड़ नहीं थे, साथ में एक और क्रांतिकारी कदम उठाया गया। बेटी के जन्म पर गांव वाले मिलकर 31,000 रुपए का फंड बनाते हैं। माता पिता 10,000 रुपए और बाकी गांव से इकट्ठा किया जाता है। ये सुकन्या समृद्धि योजना में लगाया जाता है जो बेटी 18-20 साल की होने पर मिलता है। माता पिता को हलफनामा देना पड़ता है कि बेटी की अच्छी शिक्षा होगी, 18 साल से पहले शादी नहीं होगी और पेड़ों की देखभाल करेंगे। नतीजा, आज पिपलांत्री में हर लड़की स्कूल जाती है। बाल विवाह लगभग खत्म हो गए हैं। महिलाएं पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं। जहां पहले बेटी को बोझ समझा जाता था वहां आज बेटी का जन्म पूरे गांव का उत्सव बन गया है। एक पिता का दर्द पूरे गांव की बेटियों के भविष्य का सहारा बन गया। श्याम सुंदर पालीवाल को इस अनोखी पहल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये गांव आज दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। बेटी बचाओ, पर्यावरण बचाओ। दोस्तों, पिपलांत्री की घटना हमें बताती है कि दुख को, कष्ट को या कहें किसी भी दिल को चोट पहुंचाने वाली घटना को अगर सकारात्मक दिशा दी जाए तो वो ताकत बन जाती है। हम सबके आसपास भी छोटे छोटे बदलाव संभव हैं। एक पेड़ लगाइए, एक बेटी का साथ दीजिए। द बेस्ट टाइम टू प्लांट ए ट्री वॉज 20 years ago, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। ये एक चाइनीज प्रोवर्ब है, यानी कि 20 साल पहले अगर मैं पेड़ लगाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन सेकेंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अगर मैं आज भी पेड़ लगा दूं। आपके लगाए गए वृक्ष का उपयोग हो सकता है आप ना कर पाए, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियों को तो उसका अवश्य लाभ मिलेगा ही। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा गांव जहां नक्सलियों की गोलियों की आवाजें आती हैं, स्कूल बंद पड़े हैं और बच्चे किताबों को छूने से भी कोसों दूर हैं। लेकिन एक आईएएस अधिकारी ने वहां अपने प्रयासों से उम्मीद की किरण जगाई। ये कहानी है आईएएस नम्रता जैन की, वो चेंज मेकर जो सिविल सर्विसेज में सच्ची मिसाल बन गई। नम्रता जैन का जन्म छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में हुआ। बचपन में रोज 8 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाई की, फिर भिलाई से इंजीनियरिंग। लेकिन 8वीं क्लास से उनका सपना था आईएएस बनकर अपने इलाके को बदलना। यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंकिंग 12th पोजीशन हासिल किया। 2019 बैच छत्तीसगढ़ कैडर। कई बड़े शहरों में पोस्टिंग मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने नारायणपुर जिले को चुना जहां विकास की सबसे ज्यादा जरूरत थी। कलेक्टर बनते ही उन्होंने स्कूल केंटा कार्यक्रम शुरू किया, मतलब स्कूल बच्चों के पास आएगा, बच्चे स्कूल के पास नहीं। नतीजा,
24 नए प्राइमरी स्कूल बन गए रिमोट बस्तियों में, 10 बंद स्कूल दोबारा चालू हो गए, 49 आंगनबाड़ी केंद्र शुरू हो गए, 800 से ज्यादा बच्चे पहली बार स्कूल पहुंचे जिन्होंने कभी किताब छुई भी नहीं थी। हजारों बच्चों तक पोषण और शिक्षा पहुंची। नम्रता बाइक पर घूम घूम कर खुद इन गांवों तक पहुंची जहां कई अधिकारी जाने से कतराते थे। उन्होंने सुशासन एक्सप्रेस भी चलाया जिससे आधार, पेंशन, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाएं घर घर पहुंची। ये सिर्फ स्कूल नहीं, गांव में उम्मीद जगाने का काम था। बच्चे जो कभी स्कूल के नाम से डरते थे, आज पढ़कर ऊंचे ऊंचे सपने देख रहे हैं। नम्रता जैन साबित करती हैं कि सिविल सर्विसेज में पावर नहीं, इरादा मायने रखता है। अपनी जड़ों को भूले बिना उन्होंने दिखाया असली चेंज मेकर वही है जो मुश्किल जगह पर जाकर काम करता है। यदि हम सभी जो जहां है, जिस जिम्मेदारी को निभा रहा है, उस पर पूरा फोकस होकर ईमानदारी से, मेहनत से, डेडिकेशन से जुट जाएं तो देश की तस्वीर बदल सकती है। जरूरत है तो बस इस बात की कि हम दूसरों की कमियां निकालने की बजाय स्वयं को पूरी तरह से अपने काम में खपा दें। छोटा सा बीज भी जब स्वयं को अंधेरी गीली मिट्टी में मिला देता है तो कुछ समय बाद विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है, जिसकी वजह से कितने ही लोगों को लाभ पहुंचता है। दोस्तों, ना रुकना, ना झुकना, ना थकना कभी, सपनों की खातिर चलना अभी। जो आज संघर्ष से डर जाएगा, कल सफलता से भी दूर जाएगा। नमस्ते दोस्तों, बात करते हैं एक ऐसे रिटायर्ड अधिकारी की जिन्होंने पेंशन की उम्र में नौकरी नहीं बल्कि नई जिंदगी शुरू की, नया बिजनेस शुरू किया। रांची के इंद्रभूषण प्रसाद सिन्हा, उन्होंने सिर्फ 5 एकड़ जमीन पर लेमन ग्रास उगाकर सालाना 50 लाख रुपए से ज्यादा का टर्नओवर कर लिया और 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे। तो चलिए जानते हैं उनकी पूरी सफलता की कहानी। इंद्रभूषण जी पहले सरकारी नौकरी में सीनियर ऑडिट ऑफिसर थे, क्लास 1 अधिकारी। 2 साल पहले रिटायर हुए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अब आराम का समय है, लेकिन इंद्रभूषण ने सोचा शरीर ठीक है, दिमाग तेज है, तो घर पर क्यों बैठे। उन्होंने रांची के पास अपनी जमीन पर लेमन ग्रास की खेती शुरू की। लेमन ग्रास वो घास है जिससे परफ्यूम, फेस ऑयल, फिनाइल और एसेंशियल ऑयल बनता है। इस लेमन ग्रास की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि एक बार लगाओ तो 5 साल तक लगातार फसल मिलती रहती है, हर सीजन में दोबारा बोने की जरूरत नहीं पड़ती। इंद्रभूषण जी ने अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई और अब वो 120 एकड़ पर खेती कर रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन, अपना ड्रोन, डिस्टिलेशन प्लांट, सब कुछ तैयार। उनके प्रोडक्ट्स की मांग पूरे देश में है, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार तक। सालाना टर्नओवर 50 लाख रुपए पार कर चुका है। लेमन ग्रास एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। चेहरे पर लगाओ तो पिंपल्स और दाग धब्बे हट जाते हैं, घर में छिड़को तो मूड फ्रेश हो जाता है और फिनाइल बनाओ तो केमिकल वाली गंदगी साफ हो जाती है। वे कहते हैं रिटायरमेंट नौकरी से होता है, जिंदगी से नहीं। अब तक मैं नौकरी करता था, अब दूसरों को नौकरी दे रहा हूं। उनके साथ 100 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। खेतों में 70-80 मजदूर रोज काम करते हैं। उनका परिवार चल रहा है, ये देखकर उन्हें बहुत संतोष मिलता है। वे ISO सर्टिफाइड कंपनी चला रहे हैं और आगे 1000 एकड़ तक विस्तार का उनका प्लान है। दोस्तों, वास्तव में उम्र कभी भी बाधा नहीं बनती। अगर इरादा मजबूत हो और मेहनत सही दिशा में हो तो रिटायरमेंट के बाद भी नई ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। इंद्रभूषण जी की तरह आप भी अपनी छुपी हुई इच्छा को पूरा कर सकते हैं। फार्मिंग हो, बिजनेस हो या कोई नया स्किल, या फिर आपके अनुभव से समाज सेवा का कोई प्रकल्प आप शुरू कर सकते हैं। सच ही तो है, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दिया पूरी रात बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज की पॉजिटिव खबर आंध्र प्रदेश से है। यहाँ एक किसान ने बिना इंजीनियरिंग डिग्री के अपनी पत्नी के घुटनों के दर्द के कारण घर में ही एस्केलेटर बना दिया। 21 सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया था, लेकिन पति के प्यार ने चमत्कार कर दिखाया। ईस्ट गोदावरी जिले के अर्थमुरु गांव में रहते हैं 65 वर्षीय किसान सत्ती शिव नारायण रेड्डी। उनकी पत्नी सत्यवेनी जो 58 वर्ष की है, घुटनों के तेज दर्द से परेशान थी। वास्तु के कारण ऊपर मंजिल पर रहते थे, इसलिए रोज 21 सीढ़ियां चढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। पत्नी की तकलीफ देखकर
रेड्डी जी का दिल पसीज गया। पत्नी ने कहा, तुम टेक्नीशियन हो, कुछ बनाओ। ये बात मेरे मन में बैठ गई। सिर्फ 20 दिनों में उन्होंने 1.5 HP मोटर वाला सुरक्षित एस्केलेटर बना दिया। खर्च सिर्फ 70,000 रुपए। ये 300 किलो वजन तक उठा सकता था। सेफ्टी फीचर्स हैं और पावर कट में इन्वर्टर से चलता है। रेड्डी जी कहते हैं, प्यार सिर्फ ताजमहल बनाने से नहीं, छोटी छोटी तकलीफ दूर करने से भी जताया जाता है। अब कोई दिक्कत नहीं, मेरे पति ने मेरे लिए बहुत बड़ी मदद की। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार एक्शंस में होता है। डिटर्मिनेशन और प्रैक्टिकल नॉलेज से कुछ भी संभव है। रेड्डी जी का युवाओं को मैसेज है, आत्मविश्वास रखिए, इनोवेट कीजिए। सच बात है, हौसले बुलंद हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं, इरादे नेक हो तो सपने सच हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे और वीडियो दिखाएंगे दिल्ली एनसीआर की सड़कों का, जहां हर रोज ट्रैफिक का तूफान चलता है। लेकिन आज हम वो घटना दिखाएंगे जिसने बताया कि सिविक सेंस अभी भी जिंदा है। साइड कर लो अंकल जी, साइड कर लो। साइड साइड साइड, एम्बुलेंस एम्बुलेंस। शाम का वक्त था, पीक आवर्स। जीटी करनाल रोड या दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर भारी जाम। एक एम्बुलेंस तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। सायरन बज रहा था, लेकिन आगे की गाड़ियां हिल नहीं रही थी। एम्बुलेंस में एक बुजुर्ग व्यक्ति लेटे थे, गंभीर हार्ट अटैक। हर सेकंड मायने रख रहा था। डॉक्टर पहले ही फोन पर कह चुके थे, जल्दी लाइए वरना कुछ भी हो सकता है। तभी कुछ अच्छे दिल वाले ड्राइवर्स ने तुरंत रिएक्ट किया। एक सेडान कार ड्राइवर ने तुरंत लेन चेंज किया और जगह बनाई। पीछे 2-3 बाइक राइडर्स ने हाथ दिखाकर दूसरी गाड़ियों को इशारा किया। एक ट्रक ड्राइवर ने अपना भारी वाहन थोड़ा पीछे हटाकर रास्ता दिया और फिर चेन रिएक्शन शुरू हो गया और कई प्राइवेट कारों और ऑटो ने रास्ता देना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस ट्रैफिक से निकल गई और अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ी। बाद में ड्राइवर ने बताया, इस सिविक सेंस ने एक जान बचा दी है। आमतौर पर लोग हॉर्न सुनकर भी नहीं हटते, फोन पर बात करते रहते हैं, लेन चेंज नहीं करते। लेकिन आज कई लोगों ने बिना सोचे रास्ता दे दिया। हर कोई थोड़ा सा सहयोग करे तो हजारों जानें बचाई जा सकती हैं। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में अक्सर शिकायतें आती हैं कि एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलता। संकीर्ण सड़कें, अनुशासन की कमी, मेरा काम ज़्यादा जरूरी है, इस तरह का रवैया। लेकिन इस घटना ने साबित किया, अच्छे लोग अभी भी हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक एम्बुलेंस को रास्ता देने की नहीं है, ये कहानी है सिविक सेंस की। सिविक सेंस कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, ये छोटी छोटी आदतें हैं। ये छोटी छोटी आदतें हैं। एम्बुलेंस देखते ही रास्ता देना, सायरन सुनकर जाग जाना, दूसरों की मदद करना और याद रखना कि आज मैंने रास्ता दिया है, कल मेरी बारी हो सकती है। ऐसे छोटे छोटे काम ही समाज बदलते हैं। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं उन बहनों की जिन्होंने न सिर्फ अपने गांव को स्वच्छ बनाया, बल्कि पुरुषों वाले क्षेत्र में घुसकर इतिहास रच दिया। ये है स्वच्छ भारत की रानी मिस्त्री। कुछ साल पहले तक झारखंड और कई राज्यों के गांवों में खुले में शौच की समस्या थी। खासकर महिलाओं और लड़कियों के लिए ये रोज का अपमान और खतरा था। सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया, शौचालय बनाने के टारगेट दिए, लेकिन समस्या ये थी कि पुरुष मिस्त्री कम थे, यानी इस काम में रुचि कम ले रहे थे। तब एक अनोखा फैसला लिया गया, महिलाओं को राज मिस्त्री बनाया गया, रानी मिस्त्री। झारखंड के सिमडेगा जिले से शुरू हुई ये मुहिम पूरे राज्य में फैल गई। यूनिसेफ और महिला स्वयं सहायता ग्रुप, इनके सहयोग से 55,000 से ज़्यादा महिलाओं को मिस्त्री का प्रशिक्षण दिया गया। इनमें से एक नाम है सुनीता देवी, लातेहार जिले की रानी मिस्त्री। सुनीता ने खुद 475 से ज़्यादा शौचालय बनाए। उन्होंने 300 से ज़्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग दी और उन्होंने कुल मिलाकर 1500 से ज़्यादा शौचालय बनाए। सुनीता जी कहती हैं, अब हम न सिर्फ घर साफ रखते हैं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी लेते हैं।
दोस्तों, सीमा खुजूर पति की मौत के बाद 3 बच्चों को अकेले पाल रही थी, मजदूरी करती थी। रानी मिस्त्री बनने के बाद वे हर रोज 400 से 500 रुपए कमाती हैं और गांव की लीडर बन गई हैं। पूजा देवी, उषा रानी, निशात, जहां ये सब बहनें ईंट सीधा रखना, पिट बनाना, प्लम्बिंग करना सब कुछ सीख चुकी हैं। वे ग्रुप में काम करती हैं, दूसरे गांवों में जाती हैं और महिलाओं को साथ लेकर आगे बढ़ती हैं। शुरू में परिवार और समाज का काफी विरोध हुआ। लोग कहते थे महिलाओं का ये काम नहीं है, लेकिन जब कमाई शुरू हुई, शौचालय की क्वालिटी बेहतर निकली और गांव स्वच्छ होने लगे तो सब चुप हो गए। आज ये रानी मिस्त्रियां न सिर्फ शौचालय बना रही हैं, बल्कि मासिक धर्म स्वच्छता, लड़कियों की पढ़ाई और परिवार को आर्थिक मजबूती भी दे रही है। नतीजा, झारखंड को साल 2018 में ओपन डिफेकेशन फ्री घोषित कर दिया गया। लाखों शौचालय बने, लड़कियों की ड्रॉप आउट रेट घटी, महिलाओं का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ शौचालय बनाने की नहीं है, ये कहानी है सिविक सेंस की। सिविक सेंस कोई बड़ा काम नहीं होता, ये छोटी छोटी आदतें हैं। कूड़ा ना फेंकना, नियम मानना, दूसरों की मदद करना और समाज की जिम्मेदारी लेना। रानी मिस्त्रियों ने साबित कर दिया कि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो पूरा परिवार, पूरा गांव और पूरा समाज बदल जाता है। तो आज से हम भी वादा करें, अपने घर, मोहल्ले और देश को साफ रखने की जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक भारतीय आध्यात्मिक मिशन आज पूरी दुनिया में ज्ञान और सेवा की रोशनी फैला रहा है। हम बात कर रहे हैं चिन्मय मिशन की, जो 1951 से 53 में पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी द्वारा शुरू किया गया था। 2026 में चिन्मय मिशन अपना 75वां वर्ष चिन्मय अमृत महोत्सव मना रहा है। इस मौके पर पूरी दुनिया भर में भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं और आध्यात्मिक जागरण की एक नई लहर दौड़ रही है। चिन्मय मिशन का मुख्य फोकस है अद्वैत वेदांत की शिक्षा, भगवत गीता, उपनिषद और वेदांत के गूढ़ रहस्यों को सरल तरीके से लोगों तक पहुंचाना। लेकिन सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि सेवा कार्य भी। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और संस्कृति संरक्षण, ये सब मिशन के अंग हैं। आज चिन्मय मिशन के 350 से ज़्यादा केंद्र दुनिया भर में हैं। भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, फिलीपींस और कई अन्य देशों में 250 से ज़्यादा स्वामिन और ब्रह्मचारिण सक्रिय सेवा कर रहे हैं। चिन्मय युवा केंद्र के जरिए युवाओं को वेदांत और लीडरशिप से जोड़ा जा रहा है। 2026 का अमृत महोत्सव खास है। 1 जनवरी को पुणे के चिन्मय विभूति से शुरू होकर अब तक 25 से ज़्यादा देशों में कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं। अक्टूबर में दिल्ली के भारत मंडपम में ग्लोबल सम्मेलन हुआ, जहां दुनिया भर से भक्त इकट्ठे हुए। अमृत यात्रा निकाली गई, 35,000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा, गुरुदेव का संदेश लेकर ये सब निकले। समास्टिक गीता चैटिंग, हनुमान चालीसा हवन, वेदांत चर्चा और संगीतमय कार्यक्रमों से लाखों लोगों तक पहुंच बन रही है। स्वामी स्वरूपानंद जी के नेतृत्व में यह मिशन लिविंग वेदांता, सर्विंग ह्यूमैनिटी का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, चिन्मय मिशन सिर्फ धार्मिक संस्था नहीं है, ये जीवन बदलने वाला व्यावहारिक वेदांत सिखाता है। लाखों लोगों ने यहाँ से ज्ञान, शांति और सेवा का रास्ता सीखा है। सच बात है, हमारा प्राचीन सनातन ज्ञान आज भी पूरी दुनिया को प्रेरित और एकजुट कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक माँ का दूध न सिर्फ अपने बच्चे की बल्कि सैकड़ों अनजान बच्चों की जिंदगी भी बचा सकता है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में कुछ खास माएँ रोज ये चमत्कार कर रही हैं। सरकारी जनरल हॉस्पिटल अनंतपुर में चल रहा है अनंता मदर्स मिल्क बैंक। यहाँ सैकड़ों माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाने के बाद अतिरिक्त दूध दान करती हैं। ये दूध खास तौर से प्रीमेच्योर बच्चों, कम वजन वाले नवजातों और उन माओं के बच्चों के लिए जाता है जिनकी मां बीमार है या दूध नहीं बन पा रहा है। डॉक्टर गुजल्ला हेमलाथा की यह पहल 8 अप्रैल 2025 को शुरू हुई थी। 15 साल पहले घटना ने उन्हें प्रेरित किया था, जब एक महिला के जुड़वा बच्चे मां के दूध के अभाव में नहीं बच पाए थे। यहाँ सब कुछ फ्री है। दान करने वाली मां का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, HIV, हेपेटाइटिस वगैरह। दूध को वैज्ञानिक तरीके से पास्चराइज किया जाता है, फिर स्टोर करके जरूरतमंद बच्चों को दिया जाता है। अब सुनिए कुछ दिल छू देने वाली कहानियां।
त्रिवेणी, रायदुर्गम की मां जिन्होंने 3 लीटर दूध दान कर रिकॉर्ड बनाया। अस्पताल ने उन्हें पारंपरिक पुट्टिती साड़ी देकर सम्मानित किया। लावण्या, रहाना, आयशा, सारिका, सैकड़ों ऐसी माएँ हैं जो बिना किसी पैसे के सिर्फ मातृत्व की भावना से ये काम कर रही हैं। एक साल में क्या हुआ, सैकड़ों लीटर दूध इकट्ठा हुआ, 5000 से ज्यादा महिलाएं दान करने आगे आई और 4000 से ज्यादा कमजोर नवजात शिशुओं को नई जिंदगी मिली। डॉक्टर हेमलता खुद गांव-गांव जाकर दूध कलेक्ट करती हैं। लोग पूछते हैं कि पैसे मिलते हैं क्या? माएँ मुस्कुराकर कहती हैं, ये तो संतोष का काम है, माँ का दूध अमृत होता है। दोस्तों, मातृत्व की कोई सीमा नहीं होती। एक माँ कई बच्चों की माँ बन सकती है। अनंतपुर की इन माँओं ने साबित कर दिया कि अच्छाई और करुणा अभी भी जिंदा है। सच में एक छोटा सा योगदान भी किसी की जिंदगी बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एक ऐसे देश की जहां घर से लेकर खेत तक चूहों का आतंक फैल गया है। किसान, पुलिस, घर वाले सब मुश्किल में हैं। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के भयानक माउस प्लेग की। A really important time now for the industry, but certainly something they've been waiting for months. And the significance of this double strength bait is that what it will do is kill the mouse once it's essentially eaten one poison grain. And history has shown in the farming sector that that is critical when you have mice in the numbers that they are in at the moment. So वहां मई-जून 2026 में चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि ऑस्ट्रेलियन माउस प्लेग कह रहे हैं। प्रति हेक्टेयर हजारों हजार चूहे, कुछ जगहों पर 8000 तक। खेतों में अनाज की फसलें चट कर रहे हैं। किसान दोबारा बुआई करने को मजबूर है और लाखों करोड़ों का नुकसान झेल रहे हैं। जहर वाले चारे यानी जिंक फॉस्फाइड पर भारी खर्च हो रहा है। एक किसान ने बताया, ये फसल बर्बाद कर रहे हैं, 25 साल में ऐसा कभी नहीं देखा था। दरअसल बारिश और अच्छी फसल की वजह से चूहों की आबादी विस्फोटक रूप से बढ़ गई। सिर्फ खेती नहीं, घरों में भी आतंक। छत, दीवार, एयर कंडीशनर सब में चूहे घुस गए। रात में दौड़ भाग की आवाजें, सड़े शवों जैसी बदबू। कई लोग परेशान होकर घर छोड़ने को मजबूर हो गए और अब तो पुलिस और जेल तक भी ये समस्या पहुंच गई है। पहले 2021 में भी ऐसा ही हुआ था, कैदियों को शिफ्ट करना पड़ा था। अब फिर से दुकानों, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, हर जगह चूहों का राज। लोग कह रहे हैं, यू लिटरली कांट गेट अवे फ्रॉम देम। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इमरजेंसी परमिट देकर मजबूत जहर मंजूर किया है, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका है। ये हमें याद दिलाता है कभी कभी प्रकृति कितनी अनियंत्रित हो सकती है। We're on the front lines of Australia's 2026 mouse plague. The scale is staggering. Silos, fields, we've never seen numbers like this. Farmers are desperate for a solution. It's a nightmare. भारत में भी कई बार फसलें चूहों से प्रभावित होती हैं, लेकिन ये स्तर अलग है। सोशल मीडिया पर लोग हैरान हैं। एक देश में चूहे इतने ताकतवर। हमारे किसान भाइयों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक बिल्ली ही काफी है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं 7200 रुपए किलो भिंडी? ये वीडियो है अमेरिका में रह रहे भारतीय आशीष आहूजा का, जो ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग कर रहे थे। मैं आपको बड़ी मस्त चीज दिखाता हूँ। देखो, अब ये क्या चीज है। अब इंडिया में जिस भिंडी की हम सब्जी बनाकर खाते हैं ना, अमेरिका में वही चीज देखो एज अ स्नैक्स की तरह मिल रही है। मतलब प्रॉपर फ्राई वगैरह करके मसाला वसाला लगा के मिल रही है। और एक बार इसका प्राइस चेक करो कितने की है, $6.5 की। मतलब इंडिया के कुछ तो 600 रुपए के हिसाब से मिल रही है। और क्वांटिटी कितनी है, सिर्फ 85 ग्राम। अगर 1 किलो लेने जाएंगे तो 7-8 हजार रुपए किलो मिलेगी। उनकी नजर स्नैक आइल पर पड़ी। वहां था एक छोटा सा 85 ग्राम का पैकेट क्रिस्पी फ्राइड भिंडी यानी ओकरा स्नैक्स का। कीमत $6.5 यानी करीब 600 रुपए। आशीष ने तुरंत कैलकुलेशन किया, 1 किलो भिंडी की कीमत बनती है 7200 रुपए। भारत में भिंडी रोज की साधारण सब्जी है, 30 से 100 रुपए किलो आसानी से मिल सकती है। लेकिन अमेरिका में इसे तलकर सीजनिंग लगाकर प्रीमियम स्नैक बना दिया गया। लेस चिप्स से भी महंगा। आशीष ने हैरान होते हुए कहा, सच बताना, 7200 रुपए में भिंडी? अरे इतने में तो फ्रिज भर जाता है। लोगों का कहना है भिंडी तो विदेश जाके अमीर बन गई। कुछ ने कहा इंडिया में तो रोज खाते हैं, पता नहीं था ये लग्जरी है। कुछ ने कहा यूएसए में सब्जी नहीं, स्टेटस सिंबल है।
दोस्तों ये फ्रेश भिंडी नहीं है, ये प्रोसेस्ड, फ्राइड और पैकेज्ड स्नैक्स हैं। प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और यूएस की हाई लेबर प्लस इंपोर्ट कॉस्ट की वजह से इतना महंगा हो जाता है। फिर भी सोचिए, हमारी साधारण भिंडी जो हर इंडियन घर में बनती है वहाँ प्रीमियम बन गई। ये इंडिया वर्सेस यूएसए फूड प्राइसेस और कॉस्ट का लिविंग मज़ेदार उदाहरण है। भारत में भिंडी को भिंडी मसाला या सूखी सब्जी बनाकर खाते हैं, स्वादिष्ट और सस्ती। वहीं अमेरिका में लोग इसे हेल्दी स्नैक्स के रूप में ट्राई कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं अब तो इंडिया से एक्सपोर्ट करके अच्छा बिजनेस हो सकता है, लेकिन सच तो ये है कि हमारी लोकल सब्जियां अभी भी सबसे सस्ती और ताजी हैं। नमस्कार दोस्तों, पूरे वर्ष भर की सभी एकादशियों में सबसे पवित्र और सबसे इम्पोर्टेंट है निर्जला एकादशी। इस साल 25 जून को पड़ रही है ये खास एकादशी। पंचांग के अनुसार हर महीने 2 एकादशी आती हैं, साल में 24 और मल मास में 26। लेकिन इन सब में सबसे श्रेष्ठ है निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन सिर्फ अन्न नहीं बल्कि जल भी ग्रहण करने की पूरी मनाही होती है। इसके साथ जुड़ी हुई कथा है, पांडवों में सबसे बलवान भीम एक बार व्यास जी से कहते हैं, मैं इतना भारी खाता हूं फिर भी व्रत नहीं रख पाता हूं। व्यास जी ने कहा, प्रति मास दोनों एकादशी पर अन्न मत खाओ। भीम बोले, पितामह मैं तो पूरे साल एक व्रत भी नहीं रख सकता। तब व्यास जी ने उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत बताया। भीम ने इस व्रत को किया और अपार पुण्य प्राप्त किया, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का पुण्य अन्य सभी एकादशियों से अधिक माना जाता है। निर्जला एकादशी पर क्या करना चाहिए? पूर्ण उपवास रखना चाहिए, ना कुछ खाएं ना कुछ पिएं। भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु मंदिर जाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, दान पुण्य करें, मानवीय कार्यों में भाग लें, आत्मनिरीक्षण, ध्यान और आध्यात्मिक साधना करें। अब कुछ चीजें जो निर्जला एकादशी पर नहीं करनी चाहिए। वासना और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। अत्यधिक शारीरिक परिश्रम नहीं करना चाहिए, अपनी ऊर्जा बचा कर रखनी चाहिए। मांसाहार किसी को इस दिन दान नहीं करना चाहिए। शुभ मुहूर्त इस वर्ष के 24 जून शाम 6:16 से 25 जून रात्रि 8:13 तक है। व्रत 25 जून को रखा जाएगा और पारण 26 जून सुबह 5:27 के बाद। दोस्तों, एकादशी का व्रत हमें विनयशील बनाता है। ये जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी की कथा पढ़ता या सुनता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये व्रत सिर्फ भूखे रहने का नहीं बल्कि हृदय पर नियंत्रण, आत्मसंयम और भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। तो 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। नमस्कार।